morning dear friends. Today we are going to start a topic related to the alkalinity of water. पानी में कुछ आयंस प्रेजेंट होते हैं जिससे वाटर अल्कलाइन हो जाता है, बेसिक हो जाता है. उसमें हाइड्रोक्साइड आयन, कार्बोनेट आयन, बाइकार्बोनेट आयन, मेन इनके ये जो आयंस यदि प्रेजेंट होते हैं तो ये वाटर में एल्कलिनिटी कॉज करते हैं. तो सोडियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या कैल्शियम और मैग्नीशियम के हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, ये कुछ सॉल्ट हैं जो एल्कलिनिटी भी कॉज करते हैं. उसमें से कुछ एल्कलिनिटी भी कॉज करते हैं एंड हार्डनेस भी कॉज करते हैं. तो अभी हम फोकस करेंगे एल्कलिनिटी पर. तो हम यहाँ पर देखते हैं कि किन किन आयंस के कारण और किन किन के कॉम्बिनेशन के कारण एल्कलिनिटी कॉज होती है. तो यहाँ पर मेन 3 आयंस जो इंडिविजुअल जिनको कि हम देखते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन, कार्बोनेट आयन, बाइकार्बोनेट आयन, ये इंडिविजुअल यहाँ पर एल्कलिनिटी कॉज करते हैं वाटर में. इसके अलावा कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन एंड कार्बोनेट आयन, यदि 2 आयंस प्रेजेंट, ये भी वाटर में एल्कलिनिटी कॉज करेंगे. दूसरा कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बोनेट आयन एंड बाइकार्बोनेट आयन, ये भी एल्कलिनिटी कॉज करते हैं. तो ऐसे 5 कॉम्बिनेशन जो है यहाँ पर यदि इनमें से वाटर में यदि प्रेजेंट है तो ये एल्कलिनिटी कॉज करते हैं. फिर हमारा क्वेश्चन हो सकता है कि यदि हाइड्रोक्साइड आयन एंड बाइकार्बोनेट आयन, यदि ये दोनों वाटर में प्रेजेंट है तो क्या ये एल्कलिनिटी कॉज करेंगे? तो ये एल्कलिनिटी कॉज नहीं करते हैं. ये रीजनिंग में क्वेश्चन आता है अलग से कि हाइड्रोक्साइड आयन एंड बाइकार्बोनेट आयन का जो कॉम्बिनेशन है वो एल्कलिनिटी कॉज क्यों नहीं करता है. तो उसके पीछे जो रीजन है वो ये है कि जब यदि दोनों आयंस यदि ये प्रेजेंट हैं तो प्रेजेंट होने पर यहाँ पर दोनों आयंस मिलकर के H2O प्लस कार्बोनेट आयंस का फॉर्मेशन कर लेते हैं. इन दोनों को यदि हम रिएक्ट कराते हैं तो दोनों H2O प्लस कार्बोनेट आयन का फॉर्मेशन कर लेंगे. मींस जो भी एल्कलिनिटी कॉज होगी वो होगी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कार्बोनेट आयन, क्योंकि इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, वो अपने आप ही रिएक्शन करके कार्बोनेट आयंस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. तो ये 5 कॉम्बिनेशन जो हमने देखे हैं यहाँ पर, इनसे एल्कलिनिटी कॉज होती है. अब हम एल्कलिनिटी के डिटर्मिनेशन के लिए जो एक केमिकल सिलेक्ट करते हैं वो है H2SO4, या कोई भी एसिड हम सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि वाटर की जो नेचर है वो है बेसिक, और बेसिक कोई भी चीज है उसका बहुत अच्छा रिएक्शन होता है एसिड के साथ. तो यहाँ पर हम एसिड सिलेक्ट करेंगे. तो यहाँ पे हमने H2SO4 सिलेक्ट किया है उसके रिएक्शन करके, और H2SO4 से H+ आयन निकलते हैं. एसिड मतलब जो H+ आयन दे, तो वो H+ आयंस एल्कलिनिटी कॉजेटिव आयंस लाइक हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके उसको न्यूट्रलाइज करते हैं. तो इस टाइट्रेशन को, इस डिटर्मिनेशन में जो हम टाइट्रेशन परफॉर्म करेंगे उस टाइट्रेशन का नाम एसिड बेस टाइट्रेशन भी है और न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन भी है. तो सबसे पहले हम इनके रिएक्शंस को देखते हैं कि किस तरीके से ये न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस होती है. तो सबसे फर्स्ट है कि इसमें जो हाइड्रोक्साइड आयन है वो H2SO4 से जो H+ आयन, मेन H+ आयन इसमें पार्टिसिपेट करेगा रिएक्शन में, और फाइनली H2O का फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाता है. सेकेंड, यदि मान लीजिए कार्बोनेट आयन वाटर में प्रेजेंट है तो इट ऑल्सो रिएक्ट विद H+ आयन, H+ आयन से रिएक्ट करेगा एंड फाइनली HCO3 का फॉर्मेशन करेगा. बाइकार्बोनेट आयंस में ये कन्वर्ट हो जाएगा. फिर बाइकार्बोनेट आयन again react with H+ ion and finally H2O plus कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ. तो कंप्लीट यहाँ पर जो पूरी रिएक्शन हो रही है ये न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन हो रही है. इसमें हम 2 इंडिकेटर का यूज करेंगे. फर्स्ट इज फिनोल्फथलीन इंडिकेटर. तो फिनोल्फथलीन इंडिकेटर से हमारा हाइड्रोक्साइड आयन कंप्लीट न्यूट्रलाइज हो जाता है और कार्बोनेट आयन का हाफ न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है, और उसके बाद कंप्लीट प्रोसेस कर
करने के लिए हमको एक और इंडिकेटर का यूज होगा और उसको हम बोलेंगे मिथाइल ऑरेंज। तो यहाँ पर दो इंडिकेटर का यूज करेंगे हम, फिनोल्फ्थेलीन एंड मिथाइल ऑरेंज, और उससे हम देखेंगे कि पूरे जितने भी जो हार्डनेस पॉजिटिव आयंस है दे आर न्यूट्रलाइज, दे आर कंप्लीटली न्यूट्रलाइज। और जब वो कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो जाएंगे उसके बाद हम पी कितना, मतलब फिनोल्फ्थेलीन के साथ क्या रीडिंग आ रही है, मिथाइल ऑरेंज के साथ हमने जो टाइट्रेट किया तब हमारा H2SO4 के साथ कितनी रीडिंग आई, उन रीडिंग को देख करके और फिर फाइनली हम कैलकुलेशन करके ये कंक्लूड कर लेंगे कि इसमें कौन कौन से आयंस प्रेजेंट थे और कितनी अमाउंट में प्रेजेंट। अब इसकी प्रोसीजर को समझने के लिए हम आपको इसका पूरा प्रैक्टिकल परफॉर्म करके दिखाएंगे। हेलो फ्रेंड, आज हम डिटर्मिनेशन ऑफ एल्कलिनिटी ऑफ वाटर, इसको आज हम यहाँ पर परफॉर्म करके दिखाने वाली हूँ मैं कि किस तरीके से प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे और कैसे हम वाटर में जो एल्कलिनिटी पॉजिटिव आयंस हैं लाइक हाइड्रोक्साइड आयन, कार्बोनेट आयन एंड बाइकार्बोनेट आयन जो कि पानी में एल्कलिनिटी कॉज करते हैं, उनको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे और उनका कॉन्सेंट्रेशन भी निकालना हम यहाँ पर दिखाएंगे। तो सबसे पहले इस पूरे प्रैक्टिकल में हमको जो ग्लासवेयर्स रिक्वायर है उनमें है पिपेट, जो कि हमारा 10 ml वाला पिपेट है। फिर दिस इज ब्यूरेट, यहाँ पर ये ब्यूरेट को हमको लेना पड़ेगा। यहाँ पर हम एक लेंगे फनल, जिससे कि हम यहाँ पर सॉल्यूशन को फिल करेंगे। और इसके साथ साथ यहाँ पर है कॉनिकल फ्लास्क जो कि 250 ml का है, इसमें हम पूरा यहाँ पर प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे। तो इतने तो हमको ग्लासवेयर लगेंगे। इसके बाद जो केमिकल रिक्वायर्ड है उसमें हम लेंगे N/50 H2SO4 का सॉल्यूशन। फिर इसके बाद दूसरा जो हमारा केमिकल रहेगा अल्कलाइन वाटर, जिसको कि हम किसी भी सोर्सेज से लेकर आ सकते हैं, उसकी एल्कलिनिटी हम यहाँ पर डिटरमाइन करेंगे। इसमें दो इंडिकेटर का यूज होगा। फर्स्ट इज फिनोल्फ्थेलीन इंडिकेटर, सेकेंड इज मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर। ये इतने केमिकल्स हमको यहाँ पर नीड है। अब स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल। तो प्रैक्टिकल परफॉर्म करने से पहले हमको जितने भी जो ग्लासवेयर हैं उनको डिस्टिल वाटर से वॉश करना है। तो हमने इनको डिस्टिल वाटर से वॉश करके रख लिया है। अब हमारा जो N/50 H2SO4 का सॉल्यूशन है इसको हम ब्यूरेट में फिल करने वाले हैं। तो ब्यूरेट में फिल करेंगे, तो इस तरीके से हमारा ब्यूरेट में हम फिल करेंगे। ब्यूरेट में फिल करने के बाद हमको फनल निकालना है। फनल लगा करके कभी भी प्रैक्टिकल परफॉर्म नहीं किया जाता है। इसके बाद हम यहाँ पर ब्यूरेट का 0 सेट करेंगे। 0 सेट करने के लिए लोअर मेनिस्कस जो है उसको हम 0 पर लेकर के आएंगे। तो लोअर मेनिस्कस को 0 पे, यहाँ पे हमने ब्यूरेट में लोअर मेनिस्कस से जो 0 पर होना चाहिए यहाँ पे हमने 0 सेट किया है। और ब्यूरेट में एक और अपने को यहाँ पर प्रिकॉशन रखने की चीज है कि यहाँ पर एयर बबल्स नहीं होना चाहिए। तो पूरी तरीके से हमारा ये ब्यूरेट तैयार हो गया। अब हमारा जो दूसरा केमिकल है अल्कलाइन वाटर, इस अल्कलाइन वाटर को हम पिपेट से सक करके 10 ml लेने वाले हैं। तो हम सक करेंगे। अब इसमें ये जो हमारा मार्क है जो 10 ml का है, इसको हम यहाँ तक अपने सॉल्यूशन को लेकर के आएंगे। हमेशा इसमें फर्स्ट फिंगर यूज करना चाहिए और धीरे धीरे इसको अगर रोटेट करेंगे, घुमाएंगे, तो ऑटोमेटिक हमारा ये सॉल्यूशन नीचे गिर जाएगा। अब इस 10 ml अल्कलाइन वाटर को हम कॉनिकल में ट्रांसफर करने वाले हैं। ये हमारा 10 ml अल्कलाइन वाटर यहाँ पर ट्रांसफर हो गया है। अब इसमें सबसे पहले हम इंडिकेटर यूज करेंगे फिनोल्फ्थेलीन इंडिकेटर। फर्स्ट इंडिकेटर हमको यूज करना है फिनोल्फ्थेलीन इंडिकेटर, जो कि एसिडिक इंडिकेटर है और अल्कलाइन वाटर जो है वो बेसिक है। तो जैसे ही हम बेस में ये एसिड डालेंगे, सबसे पहले इसमें हमको पिंक कलर दिखाई देगा। तो ये देखिएगा यहाँ पे हम डालते हैं और ये हमारा सॉल्यूशन जो है वो पिंक कलर का हो गया है। अब इस पिंक कलर के सॉल्यूशन को हम टाइट्रेट करने वाले हैं H2SO4 से। तो H2SO4 से टाइट्रेट करेंगे और एंड पॉइंट पर आप देखेंगे ये कलर डिसअपियर हो जाएगा। तो अब इसको हम टाइट्रेट करना शुरू करते हैं और इसमें हम H2SO4 जो है वो यहाँ पर मिक्स करना शुरू करते हैं और जिस ड्रॉप के डालते बराबर से
ये कलर हमारा डिसअपियर होता है, दैट इज एंड पॉइंट। ये हमारा कलर लेस हो गया है, दैट इज एंड पॉइंट। अब इस एंड पॉइंट पर हमारा कितनी रीडिंग आई है उस रीडिंग को हम रीड करेंगे, और रीडिंग जो आ रही है हमारी वो आ रही है 1.5 ml। रीडिंग इज 1.5 ml, इसको हम नोट करेंगे। अब इसके बाद हम नेक्स्ट इसी में मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर ऐड करेंगे। तो मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर करीब करीब 1 to 2 ड्रॉप हमको यहाँ पर ऐड करना है। ऐड करेंगे तो हमारा सॉल्यूशन जो है वो थोड़ा सा येलोइश टाइप का कलर हो गया, क्योंकि मिथाइल ऑरेंज कलर का है। अब हमको वापस से इसी के आगे कंटिन्यू करना है, प्रैक्टिकल टाइट्रोजोफोर ऐड करना है, और तब तक ऐड करेंगे जब तक कि वापस से पिंक कलर रीअपियर नहीं होता है। तो देखिएगा इसमें हम मिक्स करेंगे यहाँ से, और हमने यहाँ पर मिक्स किया है और वापस से हमको ये पिंक कलर रीअपियर हो गया है। उसकी रीडिंग हम नोट करेंगे, और रीडिंग करीब करीब आ रही है हमारी 2.1 ml। ये जो पूरा प्रैक्टिकल है इसको हम हमेशा, वैसे तो बोलते हैं 3 टाइम्स रिपीट करते हैं, पर लास्ट के जब तक कॉन्कोरेंट रीडिंग नहीं आ जाती, लास्ट की 2 रीडिंग सेम नहीं आ जाती है, तब तक हम इसको परफॉर्म करेंगे। तो 3 रीडिंग्स हमको मिथाइल ऑरेंज के साथ और 3 रीडिंग हमको फेनोल्फथालीन इंडिकेटर के साथ लेना है। तो पहले हम जो लेंगे फेनोल्फथालीन के साथ, उसके बाद उसके आगे ऐड करेंगे मिथाइल ऑरेंज, और इस टाइप से रीडिंग्स हम ले लेंगे। इसके बाद का जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है वो हम आपको समझाएंगे। हम आज इसकी ऑब्जर्वेशन टेबल एंड कैलकुलेशन को समझने वाले हैं। हमने 2 इंडिकेटर यूज किए थे परफॉर्म करते समय, एक था फेनोल्फथालीन इंडिकेटर और दूसरा था मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर। फेनोल्फथालीन इंडिकेटर के साथ जो हमको 3 रीडिंग्स परफॉर्म करके, तो मैंने एक ही रीडिंग बताई है, 3 रीडिंग्स जो आती हैं उसमें है 2.0, और फाइनल रीडिंग जो हमको मिली थी वो मिली थी 1.5 एंड 1.5 ml। हमने उसमें डिस्कस किया था कि लास्ट की 2 रीडिंग सेम आना चाहिए, वही फाइनल रीडिंग है। तो ये जो 1.5 जो है ये फाइनल रीडिंग है, तो इसको लेकर के ही हम कैलकुलेशन करेंगे। तो ये तो हो गया फेनोल्फथालीन के साथ। दूसरा जो इंडिकेटर हमने यूज किया है वो किया है मिथाइल ऑरेंज। तो मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर के साथ आपको 2 टेबल बनाना पड़ेंगी। फर्स्ट जो है वो है यूजिंग फेनोल्फथालीन इंडिकेटर, एंड सेकेंड इज यूजिंग मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर। तो मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर के लिए जब हमने उसके साथ परफॉर्म किया तो हमको फिर 3 रीडिंग्स मिली, और लास्ट की जो 2 रीडिंग जो सेम आई है उससे ही हम लेकर के परफॉर्म करेंगे। तो लास्ट की जो 2 रीडिंग सेम आई है उसमें है 2.1। तो ये जो लास्ट की 2 रीडिंग जो 2.1 ml जो आया है वही हमारी फाइनल रीडिंग है। अब एक क्वेश्चन और है कि हमेशा टाइट्रेशन के समय पूछा जाता है कि व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ ब्यूरेट। ब्यूरेट का लीस्ट काउंट कितना होता है, और डेसिमल के बाद कितने डिजिट तक हम उसको मेजर कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा कॉमन क्वेश्चन है, इसके अपन आंसर देखते हैं। और यहाँ पर एक क्वेश्चन और होता है कि पॉइंट के बाद 1 ही डिजिट तक हम क्यों लिखते हैं, एक से ज्यादा डिजिट तक क्यों नहीं लिखते हैं, या हम यहाँ पर जो भी है फ्रैक्शन अगर हम राउंड फिगर में भी लिखेंगे तो पॉइंट 0 लगा करके ही क्यों लिखते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें ये देखिएगा कि जो ब्यूरेट जो होता है उसमें जब डिविजन हम देखते हैं तो मान लीजिए ये 0 है और 0 से ये 1 है, और इसके बीच में जो है वो 10 डिविजन है। तो 10 डिविजन से तो 1 डिवीजन कितने का हो गया, 0.1 का। मतलब ब्यूरेट में मिनिमम हम पॉइंट के बाद एक ही डिजिट तक किसी भी रीडिंग को पढ़ सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं पढ़ सकते। इस वजह से उसका लीस्ट काउंट जो है वो 0.1 ml होता है। ये आप यूनिट का भी ध्यान रखिएगा, 0.1 ml होता है। और इस वजह से ही हम हमेशा जब भी ब्यूरेट रीडिंग लिखते हैं तो पॉइंट के बाद 1 डिजिट तक ही हम यहाँ पर लिखते हैं। तो ये दोनों जो हमने परफॉर्म किए हैं यूजिंग फेनोल्फथालीन एंड मिथाइल ऑरेंज, उनके यहाँ पर 2 टेबल अलग अलग बनाएंगे हम, और उनकी जो रीडिंग्स आई हैं वो रीडिंग हम लिखेंगे, और उसके बाद हम कैलकुलेशन की तरफ जाते हैं। कैलकुलेशन समझेंगे। कैलकुलेशन में बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स को वैल्यू पुट करते समय थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। ये कंफ्यूजन मैं आज दूर कर दूंगी। यहाँ पर जो हमारा फॉर्मूला है जो हमने डायरेक्ट किया है वो है N1 V1 = N2 V2।
अब यहाँ पर N1 जो है H2SO4 की नॉर्मेलिटी, ये हम अज्यूम करते हैं और जैसा हम अज्यूम करेंगे उसी के अकॉर्डिंग पुट करेंगे। तो H2SO4 की नॉर्मेलिटी को N1 से हमने डिनोट किया हुआ है। V1 इज वॉल्यूम ऑफ H2SO4, N2 इज नॉर्मेलिटी ऑफ अल्कलाइन वाटर, जिसको हमको फाइंड आउट करना है। V2 इज वॉल्यूम ऑफ अल्कलाइन वाटर। अब इसके चारों की वैल्यू को हम पुट करते हैं। तो यहाँ पर जो हमने परफॉर्म किया था उस समय हमने आपको बताया था कि जो भी हमने H2SO4 सिलेक्ट किया है वो लिया है N/50 H2SO4 का सॉल्यूशन। तो N/50 H2SO4 का जो सॉल्यूशन मींस नॉर्मेलिटी ऑफ H2SO4, तो यहाँ पर उसको हम पुट करेंगे तो वो वैल्यू आ जाएगी 1/50। फिर इसके बाद है वॉल्यूम ऑफ H2SO4। H2SO4 चूंकि हमने किसमें फिल किया है, ब्यूरेट में फिल किया, मींस जो ब्यूरेट रीडिंग आएगी वही हमारा क्या कहलाएगा, वॉल्यूम ऑफ H2SO4। बहुत ध्यान से देखिएगा इसको, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होता है। H2SO4 का वॉल्यूम, तो H2SO4 चूंकि हमने किस में लिया है, ब्यूरेट में लिया है, तो ब्यूरेट में लिया इसलिए जो ब्यूरेट से जो वॉल्यूम कंज्यूम हुई है फॉर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, तो वहां पर उस वैल्यू को हम पुट करेंगे। तो सबसे पहले जो हम यहाँ पर कैलकुलेशन कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं, यूजिंग फिनोल्फथालीन इंडिकेटर। तो यूजिंग फिनोल्फथालीन इंडिकेटर के लिए कर रहे हैं, तो यहाँ पर उसका जो भी वैल्यू आई थी, जो रीडिंग आई थी ब्यूरेट रीडिंग फिनोल्फथालीन के साथ, उसको पुट करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारी वैल्यू आई थी वो आई थी 1.5 ml, जिसको हमने पुट कर दिया। फिर N2 की वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है, नॉर्मेलिटी ऑफ अल्कलाइन वाटर कैलकुलेट करना है, और पिपेट से जो हमने अल्कलाइन वाटर सर्व किया था वो हमने लिया था 10 ml, क्योंकि हमारा पिपेट 10 ml का था। अब इसका हम कैलकुलेशन यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पर हमको N2 फाइंड आउट करना है। तो N2 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 1/50 इंटू 1.5, और ये जो 10 जो है इसको हम यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 10, मीन्स अपने को कैलकुलेशन जब हम करते हैं तो ये आ जाता है 1.5 अपॉन 500। ये हमने यहाँ पर पुट कर दिया, इतना हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये आप अच्छे से ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि वैल्यू जो हमारी आई है उसको हम डिनोट करेंगे NP से, क्योंकि हमको अभी मिथाइल आयन के साथ भी निकालना है, तो हम डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे। तो यहाँ पर N2 को हमने डिनोट कर दिया NP से, मींस जो भी हम कैलकुलेशन कर रहे हैं ये हमारा कौन सा कैलकुलेशन है, इन द प्रेजेंस ऑफ फिनोल्फथालीन इंडिकेटर। फिनोल्फथालीन इंडिकेटर के साथ जो हमने परफॉर्म किया है उसका पूरा यहाँ पर कैलकुलेशन हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर NP की जो वैल्यू निकली वो निकली 1.5 अपॉन 500। अब इससे हम निकालेंगे स्ट्रेंथ, और स्ट्रेंथ का जो फॉर्मूला होता है जिसको हमने P से डिनोट किया है, ये क्या है, स्ट्रेंथ। हमारा फाइनल कंक्लूजन जो हमको निकालना है वो निकालना है हमको यहाँ पे स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ को हमने P से डिनोट किया। इसका फॉर्मूला देखिएगा, नॉर्मेलिटी के साथ क्या रिलेशन होता है, तो ये है नॉर्मेलिटी, जो भी हमने यहाँ पर फाइंड आउट की है, यहाँ पर फाइंड आउट की है नॉर्मेलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट, इनटू इक्विवेलेंट वेट। अब इसमें हम यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे तो हम किस तरीके से करेंगे, पहले हम नॉर्मेलिटी जो भी आई है उसकी वैल्यू पुट करेंगे, इसके बाद इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, क्योंकि हम जो भी कैलकुलेट कर रहे हैं वो कैल्शियम कार्बोनेट के इक्विवेलेंट में कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम कैल्शियम कार्बोनेट का इक्विवेलेंट वेट पुट करेंगे, और इसके बाद चूंकि एल्कलिनिटी को हम ppm से शो करते हैं, तो ppm से शो करने के लिए यहाँ पर हमको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी आंसर हमारा ppm में आएगा। अब यहाँ पर इसका जब हम वैल्यू पुट करते हैं तो हम यहाँ पर वैल्यू पुट करके दिखाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर करेंगे नॉर्मेलिटी, तो नॉर्मेलिटी जो आया है वो आई है हमारी 1.5 अपॉन 500, यहाँ पर ये आ जाएगा। और इसके बाद इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, इसको हमने हार्डनेस के न्यूमेरिकल में समझी थी, और इक्विवेलेंट वेट जो होता है वो होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी। कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर वेट आता है 100, और उसका जो n फैक्टर होता है वो होता है 2, तो 100/2 करेंगे तो क्या निकल आएगा हमारा इक्विवेलेंट वेट, जो कि आएगा 50।
और इसके बाद हम यहाँ पर 1000 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जब हम यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व इजीली हो जाएगा। ये टू दोनों जीरो कैंसिल हो जाते हैं। अगर हम इसको करें तो 5 से यहाँ पर 10 कैंसिल हो जाएगा। अब हमारा जो यहाँ पर आंसर आएगा दैट इज 50 ppm। ये बिल्कुल इजी कैलकुलेशन है, बहुत अच्छे से आप समझ लेंगे एक बार तो आप इजीली कहीं भी कोई भी डिजिट आ जाए, कोई भी वैल्यू आ जाए, आप इजीली उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये 150 आ गया। अब इसके बाद यहाँ से जो हमने 150 कैलकुलेट किया है वो किसका क्या किया है, P मींस स्ट्रेंथ ऑफ अल्कलाइन वाटर, इसकी प्रेजेंस में, फिनोक्सिलिन इंडिकेटर की प्रेजेंस में। अब इसके बाद हम इसी पूरे कैलकुलेशन को करेंगे मिथाइल ऑरेंज के साथ जो रीडिंग है उसको पुट करके हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। अब इसके बाद जो मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर के साथ जो हमारी रीडिंग आई थी उसका हम कैलकुलेशन करते हैं। थोड़ा सा जल्दी कर देते हैं हम। यहाँ पर सेम फॉर्मूला करना है, सिर्फ और सिर्फ जो यहाँ पर 1.5 था उसकी जगह पे हम मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर का जो भी वैल्यू आई थी मींस 2.1 उसको पुट करेंगे। उसको पुट करने पर N2 की जो वैल्यू है उसको हम M से डिनोट करेंगे और NM से डिनोट करेंगे। तो यहाँ पर हमारा ये कैलकुलेशन यहाँ पर 1.5 की जगह 2.1 आ जाएगा और यहाँ पर भी फाइनल जो है वो कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से आएगा। तो आंसर जो है हमारा N2 की वैल्यू मींस MM की जो वैल्यू रहेगी वो आ जाएगी 2.1/500। अब जब इसके बाद स्ट्रेंथ जब हम कैलकुलेट करेंगे तो स्ट्रेंथ को यहाँ पर M से डिनोट करेंगे और M से डिनोट करने के बाद सेम फॉर्मूला है, सेम कैलकुलेशन है, सिर्फ जहां जहां हमने 1.5 लिया है उसकी जगह पर हमको यहाँ पर मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर की रीडिंग को पुट करना है और जो आई थी 2.1। तो यहाँ पर M की वैल्यू जो है वो 2.1 और जब हम फाइनली उसको पूरा कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर जो M की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 210 ppm। इतना कैलकुलेशन जो है हमने निकाला और इससे हमने दो वैल्यू फाइंड आउट की है। एक P की वैल्यू जो आई है 150 ppm और एक आई है M की वैल्यू जिसको की जो वैल्यू आई है 210 ppm। अब इन दोनों रीडिंग के साथ एक टेबल के साथ हम इसको कोरिलेट करके आपको पूरा फाइनल आंसर निकाल करके दिखाती हूँ। अब हमारे पास एक ये टेबल है, इस टेबल को हर स्टूडेंट को लर्न करना पड़ेगा। इसका लर्न करने का तरीका भी मैं सिखाऊंगी। तो जैसे हमने 5 कॉम्बिनेशन स्टार्टिंग में देखे थे कि अल्टरनेटिव कॉज करते हैं, उन्हीं 5 कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर 5 कंडीशंस बनती हैं और इन 5 कंडीशन जो आंसर हमारे आएंगे P और M की जो वैल्यू आएगी उनके अकॉर्डिंग इनके एक रिलेशन बनते हैं और उन रिलेशन से हम यहाँ पर निकालते हैं कि हमारे वाटर सैंपल में कौन कौन से आयंस प्रेजेंट हैं। तो सबसे फर्स्ट जो कंडीशन की पॉसिबिलिटी है वो है P = 0 मीन्स फिनोक्सिलिन के साथ कोई भी रीडिंग नहीं आए, सिर्फ मिथाइल ऑरेंज के साथ ही रीडिंग आती है, एंड पॉइंट आता है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं P = 0। इस कंडीशन में हम ये कंक्लूड करते हैं कि वाटर सैंपल में हाइड्रोक्साइड आयन एब्सेंट है, कार्बोनेट आयन इज आल्सो एब्सेंट, only and only bicarbonate ion is present and the concentration of bicarbonate ion is M means जो M की वैल्यू आएगी वही हमारे बाइकार्बोनेट आयन का कॉन्सेंट्रेशन रहेगा। तो फर्स्ट कंडीशन में सिर्फ बाइकार्बोनेट आयन प्रेजेंट है। सेकेंड कंडीशन है P = ½ M मीन्स M की वैल्यू मान लीजिए सपोज 100 आती है और फिनोक्सिलिन के साथ जो P की रीडिंग जो आ रही है, मान लीजिए वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 50 मीन्स ये रिलेशन क्या हो गया, P = ½ M। मतलब इसका जब हम हाफ करते हैं तो आंसर कितना आ जा रहा है 50, तो P = ½ M। तो उस कंडीशन में हमारे वाटर सैंपल में हाइड्रोक्साइड आयन इज एब्सेंट, बाइकार्बोनेट आयन इज आल्सो एब्सेंट, ओनली एंड ओनली कार्बोनेट आयंस is present and the value of carbonate ion or we can say the concentration of carbonate ion is 2P or M। या तो हम M की वैल्यू को पुट कर दें या फिर P में 2 से मल्टीप्लाई करें तो भी आंसर क्या आएगा, हमारा सेम आएगा। तो हमने यहाँ पर किया तो 100 आएगा। तो या तो हम P की वैल्यू ले रहे हैं तो 2 × P कर दें
या फिर m की वैल्यू को पुट कर सकते हैं। थर्ड कंडीशन इज P is equal to m. In this case only hydroxide ion is present. ये दोनों आयन्स F साइड होते हैं और यहाँ पर इसके कॉन्सेंट्रेशन को निकालने के लिए या तो हम P की वैल्यू पुट कर सकते हैं या M की, दोनों सेम है तो दोनों में से कोई भी एक वैल्यू को हम ले सकते हैं। फिर इसके बाद जो फोर्थ कंडीशन है P is greater than half m. P is greater than half m में स्टार्टिंग में दो कॉम्बिनेशन की पॉसिबिलिटी बनती है और यहाँ पर जब इसका हम कैलकुलेशन करते हैं तो फॉर्मूला बनता है 2p माइनस m और यहाँ पर कार्बोनेट के लिए बनता है 2 इंटू m माइनस p। तो जब हम p और m की वैल्यू को निकालेंगे उसको पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। इस कंडीशन में बाइकार्बोनेट आयन एब्सेंट होता है। एंड लास्ट इज p इज लेस देन हाफ m। इसमें नेक्स्ट टू कॉम्बिनेशन की पॉसिबिलिटी बनती है, मींस हाइड्रोक्साइड आयन इज एब्सेंट, ओनली कार्बोनेट आयन एंड बाइकार्बोनेट आयन बोथ आर प्रेजेंट। तो इसको निकालने के लिए, कार्बोनेट आयन को निकालने के लिए फॉर्मूला बन जाता है 2 इंटू पी एंड बाइकार्बोनेट के लिए फॉर्मूला बनता है m माइनस 2p। ये आपको टफ लग रहा होगा पर इसको हम देखो लर्न करने सिखाते। सबसे पहले तो बुक में कई तरीके के सीक्वेंस दिए हुए, आपको सीक्वेंस यही रखना है p is equal to 0, p is equal to half m, p is equal to m, p is greater than half m, p is less than half m। पहले तो आप ये सीक्वेंस बिल्कुल यही वाले रखिएगा। अब इसके बाद स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट वाला जो है उसमें लास्ट वाला आयन प्रेजेंट है, सेकंड में सेकंड लास्ट प्रेजेंट है, थर्ड में फर्स्ट वाला, मतलब पीछे से चलिएगा थर्ड सेकंड फर्स्ट। तो ये तीन हमको आयन्स याद हो गए। फोर्थ वाली कंडीशन में आगे के दो कॉम्बिनेशन प्रेजेंट है और बाद वाली लास्ट की कंडीशन है उसमें लास्ट के दो आयन्स का कॉम्बिनेशन प्रेजेंट है। तो कुछ इस तरीके से हम याद करेंगे तो हमको इजीली इसको लर्न कर सकते हैं, क्योंकि इस जब तक हम टेबल को लर्न नहीं कर पाएंगे तब तक हम न्यूमेरिकल भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसके न्यूमेरिकल हमेशा एग्जाम में आते हैं तो इसके बाद में न्यूमेरिकल भी पढ़ाने वाली हूँ। तो ये टेबल हमने कर ली। अब इसके बाद जो हमारा आंसर आया था उसको जरा हम इस टेबल से कोरिलेट करते हैं। तो P की जो वैल्यू आई थी वो आई थी 150 एंड M की जो वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी वो की थी हमने 210 ppm। अब इस आंसर को हम यहाँ पर टेबल के साथ कोरिलेट करते हैं। तो ये जो आपका आंसर जो आ रहा है ये हमारी फोर्थ कंडीशन को फॉलो करता है। फोर्थ कंडीशन को कैसे फॉलो करता है कि जो M है, M को यदि हम हाफ करें तो 210 का जो हाफ होगा वो हो जाएगा 105। तो 105 ppm जो आया वो कैसा हो गया है, P उससे ज्यादा हो गया, मतलब P इज ग्रेटर देन हाफ M। ये जो है कंडीशन हमारी फॉलो हो रही है। M को हमेशा हाफ करके देखिएगा, तो हाफ करके देखिएगा तो उससे क्या होगा कि आपको समझ में आएगा कि P इससे ग्रेटर या P लेस देन है, तो हमारा ये वाली फोर्थ कंडीशन फॉलो हो रही है। तो यहाँ पर हमको ये समझ में आ गया कि ये कंडीशन फॉलो हो रही है, मींस हमारे वाटर सैंपल में हाइड्रोक्साइड आयन प्रेजेंट है एंड कार्बोनेट आयन प्रेजेंट है। तो हाइड्रोक्साइड आयन प्रेजेंट है ये हमने कंक्लूड कर लिया और दूसरा हमारे वाटर सैंपल में कार्बोनेट आयन, इन दोनों के कॉम्बिनेशन प्रेजेंट है। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला है 2 इंटू पी माइनस एम, 2 इंटू पी माइनस एम। अब हम वैल्यू पुट कर देंगे तो 2 इंटू 150 माइनस 210, तो 300 माइनस 210 मीन्स आ गया, इसका आंसर आएगा 90 ppm। तो 90 ppm इसका आंसर आएगा। 300 माइनस 210 तो आंसर इज 90 ppm। तो यहाँ पर हाइड्रोक्साइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन आ गया 90 ppm। और सिमिलरली अगर हमको कार्बोनेट का कैलकुलेशन करना है तो फॉर्मूला है 2 इंटू एम माइनस पी। तो 2 इंटू एम की वैल्यू हो जाएगी 210 एंड पी की वैल्यू हो जाएगी 150। तो यहाँ पर इसको जब माइनस करेंगे तो आ जाएगा 60 इंटू 2 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 120 ppm। तो ये हमारा फाइनल पूरा कैलकुलेशन कंप्लीट हुआ। इसमें हमने फाइंड आउट कर लिया कि हमारे वाटर सैंपल में हाइड्रोक्साइड आयन प्रेजेंट थे और कार्बोनेट आयन प्रेजेंट थे, दोनों का कॉम्बिनेशन प्रेजेंट था। दोनों का जो फॉर्मूला है इनमें हमने वैल्यू को पुट किया है और वैल्यू को पुट करके हमने फाइनली कॉन्सेंट्रेशन निकाला। हाइड्रोक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन 90 ppm आ गया और कार्बोनेट का 120 ppm आ गया। ये यहाँ पर पूरा कंप्लीट कैलकुलेशन और रिजल्ट तक जो है हम यहाँ
यहाँ पर पहुंचे हैं। इस प्रैक्टिकल से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं आई होप आप क्लियर कर चुके होंगे। यदि कोई कंफ्यूजन है तो आप प्लीज उसको कमेंट्स बॉक्स पे लिख करके दें ताकि मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर सकूं। यदि आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।